बाबू दो बैक टू बैक हम मॉडल क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये मतलब नहीं है कि यही सब कुछ है। जो मैं एमसीएल एनसीएल के लिए बताया हूं उसको पूरा देखिएगा। साथ में मेरे चैनल में और भी बहुत सारा चीज है, वो भी हम ग्रुप में डालते रहते हैं। अब कितना बच्चा लोग उसको देखता है नहीं देखता है, क्योंकि मेरे पास एनालिसिस के लिए समय नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखूँ कि वो बच्चा देखा है। हमको उससे उतना समय नहीं है। हम तो समय निकाल के तुम्हारे लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हम मेन चीज पे आते हैं। बाकी आपका काम है, आप देखिएगा। ये नीचे के कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे, इनको ये जब ऊपर का डिलीट मारेंगे ना तो इनको ऊपर ले लेंगे। नंबर 1, हु इज स्टेचुटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट प्लान्स एंड सेक्शंस आर एक्यूरेट। और आपको ऑप्शन दे देगा सर्वेयर, ओनर, एजेंट, मैनेजर और ऑल ऑफ द अबव। ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा। एक में दे देगा सर्वेयर, एक में मैनेजर, एक में ओनर, एक में एजेंट और एक में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। और मैक्सिमम लड़का ऑल ऑफ द अबव मार देगा। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा मोड़ा जानता है तो बोला कि प्लान पे जो है ना मैनेजरों साहब साइन करता है, एजेंट भी साइन करता है, सर्वेयर भी साइन करता है। पता है ना, करते हैं, ये मुझे मालूम, मैं भी करता हूं। लेकिन क्या बोल रहा है ये कहां से दिया? ये ड्यूटीज ऑफ सर्वेयर से दिया हुआ क्वेश्चन है। हु इज स्टेचुटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट प्लान्स एंड सेक्शंस आर एक्यूरेट। हिंदी वाले के लिए, बच्चों के लिए, कि प्लान और सेक्शन एक्यूरेट रहे ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी? कानूनी जिम्मेदारी है। हु इज स्टेचुटरली रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है, ये लिखा है। मतलब कौन कानूनी रूप से जिम्मेदार है। तो प्लान एक्यूरेट बने वो उसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ सर्वेयर। ठीक है, कहीं ओनर, एजेंट, मैनेजर नहीं रहेगा। मैनेजर जैसा बोलेगा या जैसा माइंस एक्ट और रेगुलेशन के तहत या उसके ऑर्डर के तहत जो प्लान मेंटेन करना है उनको उन सारे प्लान्स और सेक्शंस को सर्वेयर बनाएंगे और उसकी एक्यूरेसी को भी इंश्योर करेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर्वेयर। हम ऑप्शन इसलिए लिखे, नहीं तो ऑप्शन में 2 क्वेश्चन में जगह खत्म हो जाता है। दिख रहा बाबू वहां से? प्लान और सेक्शन एक्यूरेट बने इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर्वेयर साहब। नेक्स्ट, आरएफ ऑफ माइंड प्लान। बहुत बच्चा लोग गलत करके आता है, सब पढ़ के आता, फिर काहे गलत करता पता नहीं। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसी में बकान लगता, कुछ नहीं। माइंड प्लान आजकल मैट्रिक सिस्टम में बनता है। काहे में बनता है बाबू? मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, तो आपका माइंड प्लान होगा 2000 2000:1, 2000:1 और 1000:1। ये माइंड प्लान इसी में बनते हैं। और आपके जो जैसे ऑफसेट प्लान है, जियोलॉजिकल प्लान है, कंबाइंड प्लान है, ज्वाइंट सर्वे प्लान है, वो थोड़े से डिफर में बनते हैं। बाकी आपके हम बताएंगे और कौन कौन से प्लान इस स्केल में बनते हैं। अब इसको कोई भाई बंधु ऐसा लिख दिया 1:2000, तो ये एक ही बात है बेटा, अलग अलग नहीं है। 1:2000 लिखिए या 2000:1 लिखिए, एक ही बात है। ये स्केल पे 1:2000 पर कौन कौन से प्लान बनते हैं? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, ठीक है, वाटर डेंजर प्लान, WDP, वाटर डेंजर प्लान। ये 1:2000, ये 2000 यहां का है बेटा, 1:2000 लिखा है। ठीक है, ये वाला लिखा है, यहाँ पे ये वाला चीज लिखा है, और यहीं से मैं निकाल रहा हूं तो यहाँ 200 दिखेगा तुमको। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा कर देते हैं, ये अब निकालता हूं दूर से। ठीक, 1:2000 में सरफेस प्लान रहेगा, अंडरग्राउंड प्लान रहेगा, वाटर डेंजर प्लान रहेगा, वेंटिलेशन प्लान रहेगा। ठीक है, आपका स्टोन डस्ट सैंपलिंग, स्टोन डस्ट प्लान या डस्ट प्लान जिसको बोलते हैं, डस्ट प्लान और सैंपलिंग प्लान। ठीक है,
ये 1:2000 में कौन कौन से प्लान रहते हैं बाबू? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वाटर डेंजर प्लान, वेंटिलेशन प्लान, डस्ट प्लान, सैंपलिंग प्लान। और माइन प्लान इसी स्केल पे बनेगा, या तो 2000:1 और 1000:1। इसको ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, एक ही बात है। आपका ऑफसेट प्लान, कहीं जगह है लिखने के लिए, ऑफसेट प्लान जो रहता है 1:500 में बनता है। ऑफसेट प्लान को ओवरमैन हैंड प्लान भी बोलते हैं। एक दिन हम जिसको आप लोग को वीडियो में दिखा रहे थे, प्लान दिखा रहे थे ना, वही वाला। और इसके अलावा एक जियोलॉजिकल प्लान होता है, वो 1:5000, 1:5000, 500 नहीं बोला, 5000। जियोलॉजिकल प्लान 1:5000। जियोलॉजिकल प्लान कितना बाबू? 1:5000। और ऑफसेट प्लान है जिसको ओवरमैन हैंड प्लान बोलते हैं, वो कितने में रहता है? 1:500। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द प्लान एंड सेक्शन शैल बी मेंटेन, करेक्टेड एंड अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन। मतलब कहने का मतलब माइन प्लान को करेक्टेड तो करना ही है, अप टू डेट जो करते हैं आप, अपडेट करते हैं, कितने समय पहले तक आपका माइन प्लान अपडेट होना चाहिए। विच इज नॉट अर्लियर देन 3 months। एकदम याद रखना बेटा, पूछबो करेगा। ठीक है, हम बताए थे आप लोग को रेगुलेशन 65 वही। और अभी एक बच्चा हमको कुछ क्वेश्चन भेजा, वो सबको डिस्कस कर लिया, लेकिन वो देखा ही नहीं, तो फिर भेज रहा है। अब क्या कीजिएगा? थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग, थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग। और इसके लिए एक सर्कुलर नंबर 17/1964 भी है। और वहां पर जो यहां जो बताएंगे और वहां जो लिखा है वो भी बताता हूं। डीजीएमएस का सर्कुलर 17/1964, मतलब 1964 का सर्कुलर नंबर 17 में वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस दिया है 38 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा? 38 सेंटीमीटर। और वही सेम चीज आपके डीजे देशमुख साहब के वॉल्यूम 2 में भी लिखा है। लेकिन जो हमारा रेगुलेशन 2017 है, जिसका रेगुलेशन 159 है, उसका सब रेगुलेशन 7 है। वहां पर वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग कहां बनता है जी? मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते, ताकि इनटेक से हवा रिटर्न की तरफ ना चला जाए, रिटर्न से इनटेक की तरफ भी ना आए और इनटेक से रिटर्न की तरफ ना जाए, एयर लीकेजेस ना हो, रिसर्कुलेशन ना हो। इसलिए वेंटिलेशन के लिए है, इसलिए वेंटिलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग अलग चीज है। ठीक है, तो हम क्या बताए कि सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 1964 में क्या दिया है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई जो है, थिकनेस जो है, वो 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आपको तो एज पर रेगुलेशन अभी आ गया 2017 का। उस 2017 के रेगुलेशन में क्या दिया बेटा? रेगुलेशन 159 का सब रेगुलेशन 7 में क्या दिया 159 का? कि यदि ब्रिक या मेसोनरी से बनाया जाता है यदि वेंटिलेशन स्टॉपिंग, तो उसका मिनिमम थिकनेस, इससे ज्यादा रख सकते हैं आप। 1 मीटर का बनाए ना 2 मीटर बनाए, आपको क्या रोका है? ये मिनिमम थिकनेस दिया है। क्या दिया है? मिनिमम थिक, मतलब इससे मोटाई कम नहीं होती। ब्रिक या मेसोनरी से बना रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आरसीसी से बना रहे हैं, लोहा, सीमेंट और लोहे का छड़। लोहा जब एंटर हो गया तो आरसीसी जो था रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तब इसका मिनिमम थिकनेस 15 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा? मिनिमम थिकनेस है। कहां लिखा है ये? रेगुलेशन 159 का सब रेगुलेशन 7 में। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग इफ कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक और मेसोनरी, minimum thickness shall not less than 25 centimeter. If constructed of RCC, its thickness shall not be less than 15 centimeter, 15 सेंटीमीटर। और वो जो 38 में आप लोग 38 के फेरा में पड़े हो बहुत दिन से, वो कहाँ लिखा है? सर्कुलर नंबर 17/1964 का। ठीक है,
और वही बात को डीजे देशमुख साहब ने भी लिखा है। अब आप लोग हो गए कंफ्यूजन, और आपको ये ना लिखना है इनमें से जो आएगा वो, ठीक है। और क्या बोल रहा हूं, आरसीसी बोल रहा है कि ब्रिक या मैसोनरी बोल रहा है, वो सबको भी ध्यान में रखना, ठीक। और इसी का रेगुलेशन 159 का सब रेगुलेशन 12 से एक एमसीक्यू आएगा, क्योंकि हम एक चीज बताने के लिए नहीं है, हम आपको ओवरऑल डेवलपमेंट 159 का सब रेगुलेशन 12 आप लोगों को जो एनसीएल एमसीएल वाले बच्चे हैं उनको पार्ट 63 या पार्ट 62 में भेजे थे बहुत सारा चीज, उसमें ये भी रहा होगा। क्या था उसमें, एक 159 का सबरेशन 12 क्या था, ये कॉम्पिटेंट पर्सन सेल वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 डेज, 14 दिन, 1 for 14 days shall inspect every airway, air crossing, ventilation stopping, doors in use, ऐसा बताए थे। मतलब आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, डोर जो उपयोग में है, और एयरवे, एयरवे मतलब क्या होता है, हवा के रास्ते, हवा के दो ही रास्ते होते हैं, इनटेक होता है कि रिटर्न होता है, और कोई होता है क्या, नहीं ना। तो वो जो एयरवे है, एवरी एयरवे, क्या लिखा वहां पे पढ़िएगा बड़ा से बढ़िया से, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा होगा कि द कॉम्पिटेंट पर्सन शैल वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 days examine every airway, air crossing, ventilation stopping and door in use। फिर आगे लिखा होगा एंड शैल रिकॉर्ड इन अ बॉन्ड बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा वहां, कुछ नहीं लिखा है कि जितने भी, ये आपको एक चीज पूछ रही है कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन कितना दिन में, एग्जामिनेशन कितना दिन में करेंगे, 14 दिन में एक बार, एयर क्रॉसिंग का 14 दिन में एक बार, एयरवे का 14 दिन में एक बार, डोर का 14 दिन में एक बार, कम से कम कौन करेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन। और वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा ये भी बताए थे 62 या 63, जिसमें इसको लिया होगा एनसीएल वाला जो पार्ट 63 है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ दैट कॉम्पिटेंट पर्सन इज ओवरमैन, बताए थे। इसलिए पार्ट 61, 62, 63 को पढ़ के जाइए, 20 गो एमसीक्यू वहां से निकलता है, हर कोई एग्जाम में 2 एमसीक्यू वहां से रहेगा, ये तीनों पार्ट को जो पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी ऑफ बकेट व्हील एक्सकावेटर, ठीक है, इसको देखते हैं आगे, और फिल फैक्टर देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ बकेट व्हील एक्सकावेटर काहे में बताते हैं, जैसे आपका सावेल का काहे में बोलते हैं, क्यूबिक मीटर में, सावेल के बकेट का कैपेसिटी काहे में बोलते हैं, क्यूबिक मीटर में। लेकिन बकेट व्हील एक्सकावेटर का बकेट का कैपेसिटी किसमें बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं, काय में बोलते हैं, लीटर में, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर करता हूं, रुकिए जरा। देखिए बाबू, मेरे चैनल में कहीं बताया हुआ था, लेकिन एक बच्चा बोला कि सर इसको हमको व्हाट्सएप किया कि ये वाला भेज दीजिए, सब इतना ही भेजा था, तो हम बाकी भी लिए, वो भेजा था व्हाट विल बी द फिल फैक्टर ऑफ बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू मतलब बकेट व्हील एक्सकावेटर। बकेट व्हील एक्सकावेटर का बकेट फिल फैक्टर कितना होता है, फिल फैक्टर बोलिए, बकेट फिल फैक्टर बोलिए, एक ही बात है। स्वेल फैक्टर, बकेट फिल फैक्टर, इसका हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बताए हैं, एनसीएल एमसीएल वाले को, उधर फर्स्ट क्लास वाले को बताए हैं। वर्किंग वाला मेरा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का वर्किंग वाले प्लेलिस्ट में पहला ही फिल फैक्टर स्वेल फैक्टर होगा, ठीक है। और आपका जो एनसीएल एमसीएल वाला पार्ट 26 है, वहां पर स्वेल फैक्टर को जो लोगों का डाउट था उसको क्लियर किया है थ्रू ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पार्ट 26 ऑफ एनसीएल एमसीएल में, ठीक है। तो फिल फैक्टर ऑफ बकेट व्हील एक्सकावेटर, तो हम सोचे एक ही को क्यों, जब ले रहे सबको ले लिया जाए, हम वहां पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले सबका बताए थे, ठीक है। और हम ये बता दें बकेट व्हील एक्सकावेटर का बकेट फिल फैक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये पेनिट्रेट करता है माल में, पेनिट्रेशन का एबिलिटी होता है इसके बकेट में। और सबसे खराब होता है, सबसे पुअर बकेट फिल फैक्टर होता है ड्रैग लाइन का। और बकेट व्हील एक्सकावेटर के बाद नंबर आता है हाइड्रोलिक सवेल का, हाइड्रोलिक सवेल का, उसके बाद आता है रोप सवेल का,
और सबसे खराब मतलब ये अच्छा से खराब की तरफ है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी होता है जो हम उधर फर्स्ट क्लास वाले को बताए, BHRD। बताएंगे क्या चीजें, BHRD। BHRD बोलिए जरा एक बार बात, BHRD। ठीक है, BHRD देखेंगे। बकेट व्हील एक्सकावेटर का फिल फैक्टर होता है 85%। मतलब इसको डेसिमल में लेंगे कितना रखेंगे, 0.85। ठीक है, ये हमेशा 1 से कम रहेगा। हाइड्रोलिक शावेल का इससे 5 कम कर दीजिए, कितना हो गया है 80%, मतलब 0.8। रोप शावेल का इससे 5 कम कीजिए, यहां से 5 कम किया, अब इससे 5 कम कीजिए, कितना हो गया 75%, 0.75। और अब आखिरी में 10 कम कर दीजिए। आखिरी में कितना कम कर दीजिए, 10, तो ये हो जाएगा 65%, मतलब 0. डेसिमल कितना बोलेंगे, 0.65, क्योंकि परसेंटेज में याद रखा, ऐसा दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा, दोनों बता दिया। अब देखिए BHRD कैसे रखते हैं। अब किसका कौन है एग्जाम के टाइम आप बताइए, BHRD क्या याद रखिए, BHRD। बी मतलब बकेट व्हील एक्सकावेटर, बी मतलब बकेट व्हील एक्सकावेटर। एच का मतलब हाइड्रोलिक शावेल, एच का मतलब हाइड्रोलिक शावेल। आर का मतलब है रोप शावेल, और डी का मतलब है ड्रैग लाइन। चारे चीजें मतलब BHRD, बकेट व्हील एक्सकावेटर, हाइड्रोलिक शावेल, रोप शावेल और ड्रैग लाइन। अंगुली इधर उधर रखा होगा तो मैं उधर न देख रहा हूं। ठीक है, आप कैसे बताइए, 85, 80, 75, 65। 85 से चालू कीजिए और 5 कम कीजिए 2 बार। इससे 5 कम किया 80 में से 5 कम किया 75 बार, और 75 में से 10 कम कर देना लास्ट वाले के लिए, तो 65 हो गया। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस बकेट व्हील फैक्टर के मामले में कौन है, ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन का व्हील फैक्टर सबसे पुअर रहता है। ठीक है, जो उसका बकेट का कैपेसिटी का कितना माल जा रहा है उसमें 65, कितना जा रहा, 65 ही भाग में माल जा रहा, 35% तो खाली गया। ठीक है, और जबकि सबसे अच्छा किसका है, बकेट व्हील एक्सकावेटर का। आपका हाइड्रोलिक शावेल और रोप शावेल का भी ठीक है ठाक है, 75 और 80 और 75 है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ऐसे में याद रखिएगा, ऐसे में बहुत जल्दी याद रहेगा। और ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन आर एक्सकावेटर हैज मैक्सिमम फिल फैक्टर, तो किसका होगा मैक्सिमम, बी का। लोएस्ट किसका होगा या पुअर बकेट फिल फैक्टर, डी का। डी मतलब ड्रैग लाइन का। और इन दोनों के बीच है रोप शावेल, हाइड्रोलिक शावेल और रोप शावेल। आपका हाइड्रोलिक शावेल में जैसे पीसीसी होता है ना, बेखो, वो वाला, उसका भी बहुत बढ़िया डिगिंग का ये रहता है। ठीक है, क्राउडिंग बहुत बढ़िया होता है उसके चलते। और रोप शावेल में क्राउडिंग बहुत बढ़िया नहीं होता। क्राउडिंग तो होता है जब ना 75 है, तब ना 75 है, लेकिन बहुत मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हाइड्रोलिक शावेल का क्राउडिंग कैपेसिटी या क्राउडिंग बहुत बढ़िया होता है, जिसके चलते उसका अच्छा रहता है। ठीक है, BHRD याद रखिएगा। फिल फैक्टर के लिए क्या बताए थे, BHRD 85 चल गया, 85, 80, 75, 65। कोई दिक्कत है तो हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक पढ़िए, खुश रहिए।